हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, श एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। श और र वर्णों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, तालु। य का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, ट वर्ग का स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन सी होगा, मूर्धा। ट ठ ड ढ ण, ये जो पांच वर्ण हैं ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, थ किस वर्ग का व्यंजन है। था जो है वो दंत वर्ग का व्यंजन है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। ऊष्म के अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, ख, श, ह ये 4 वर्ण आते हैं। ताल या तालव्य के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ, म। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, दंत्य। प्रश्न नंबर 5 है, अर्धस्वर है। अर्धस्वर य और व है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, य व। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह अयोग वाह है। ऑप्शन सी सही होगा, अयोग वाह। संयुक्त व्यंजन। प्रश्न नंबर 7 है, उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि दंतोष्ठ है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से ओ क्या है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, कंठ और ओष्ठ। क्या होगा, कंठ ओष्ठ वो वर्ण का उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या मानी गई है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, 52। कितनी, 52। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, रामायण में स्वर संधि है। सज्जन में व्यंजन संधि होगी। सज्जन, सज्जन शब्द जो है उसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 11 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 12 है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद है वो ऑप्शन सी होगा, उत्धन चारण बराबर उच्चारण। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 13 है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि यहाँ पर ऑप्शन ए में होगी। निष्कर्म में विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद होगा निधन। क्या होगा, इसका विच्छेद होगा निधन कर्म। निधन कर्म होगा निष्कर्म। संयोग में होगा व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। सदैव और गिरीश में स्वर संधि होगी। क्या होगी, स्वर संधि, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। विसर्ग संधि निष्कर्म शब्द में है। प्रश्न नंबर 14 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि
दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं, यानी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 15 है, चंद्रवदन में कौन सा समास है? चंद्रवदन में कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी सही होगा, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन असंगत है? तत्पुरुष समास के जो हैं वो उदाहरण है, स्वर्ग प्राप्त, गगनचुंबी, मुंह तोड़, अकाल पीड़ित। अव्ययभाव समास के जो उदाहरण है, यथार्थ, आजीवन, भरपेट, प्रत्यक्ष, निर्भय। अव्ययभाव समास में जो प्रथम पद होता है वो अव्यय यानी उपसर्ग लगा हुआ होता है। इसकी पहचान यही है कि जो शब्द होता है उसके पहले उपसर्ग लगा हो। जैसे भरपेट में भर जो है एक उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में प्रति जो है एक उपसर्ग है, निर्भय में निर जो है वो एक उपसर्ग लगा है। कर्मधारय समास में पीताम्बर, नीलोत्पलम, नीलोत्पल, महापुरुष, नीलकमल। द्विगु समास के त्रिभुवन, एकांकी, चतुर्भुज, नवग्रह। ऑप्शन सीताराम, सीताराम में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 17 है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही होगा, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 18 है, तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ पर जो तत्सम शब्द है ऑप्शन ए होगा, निद्रा यहाँ तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 19 है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, पुर्तगाली। गमला और आलपिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का जो विलोम है वो अधित्यका होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, अधित्यका। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, वारिद। वारिद का मतलब पर्यायवाची जो शब्द है वो बादल होगा। क्या होगा? बादल होगा। बाकी नीरज, उत्पल, अरविंद ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताएं। जिसका संबंध इतिहास से हो उसके लिए एक शब्द होगा ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। ऑप्शन ए राइट होगा। आस्तिक जो भगवान को मानता हो वो आस्तिक, उसके लिए एक शब्द आस्तिक होता है। प्रश्न नंबर 25 है, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन, अभय का मतलब निर्भय, उभय का मतलब दोनों, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, अम्बुज और अम्बुद शब्द का युग्म का सही अर्थ है। अम्बुज यानी कमल, अम्बुद यानी सागर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, कमल और सागर। प्रश्न नंबर 28 है, सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। सबे दिन होत न एक समाना, यानी कि समय जो है वो परिवर्तनशील है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, को के लिए विभक्तियों उपसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है? को के लिए जो है वो विभक्ति का वो किस उपसर्ग का किस कारक में होता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, संप्रदान के लिए। प्रश्न नंबर 30 है, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तुम बैठो मैं अभी आया में
काल पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, वर्तमान काल यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 31 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा 6। प्रश्न नंबर 32 है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, यहाँ दिन भर जो है वो निपात है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, प्रत्यर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, प्रति। प्रश्न नंबर 34 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी सही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा, हास होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, क्या होगा? उत्साह होगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा, निर्वेद होगा। प्रश्न नंबर 35 है, अंधायुग किसकी कृति है? अंधायुग धर्मवीर भारती की कृति है। इनकी एक फेमस कृति और भी है, कनुप्रिया। क्या है? कनुप्रिया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अंधायुग के जो रचनाकार हैं या किसकी कृति है, तो ये धर्मवीर भारती की कृति है, ऑप्शन ए सही होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।